जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसका जो सीरीज चल रहा है उसका ही पेपर नंबर 40 देखेंगे। ठीक है, ये 9/12/2012 को लिया गया बिहार पुलिस सिपाही पद के लिए जो क्वेश्चन था उसका ही हल प्रश्न पत्र देखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुल मिलाकर के 63 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो 55 से प्लस प्रैक्टिस सेट हो गया है, क्योंकि शुरू का जो पेपर था जिसमें 500-500 क्वेश्चन का वन लाइनर भी दिया हुआ है उसको 5 जो है प्रैक्टिस सेट में काउंट किया गया है। तो अब कुल मिलाकर के अब 4-5 और प्रैक्टिस सेट आएगा और ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। सारा बुक हम आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे और आप लोग जो है शुरू से इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, फास्ट करके थोड़ा और शुरू से देख लीजिएगा तो आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी ही मददगार साबित होगा। चलिए हम आज क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटे। कौन सा शुद्ध वाक्य है इसको आपको बताना है। जैसे कि नेताजी को आज वहाँ जाना है, यहाँ पे ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का है, यहाँ पे कह रहा है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा शब्द कहलाता है। शब्दों के व्यवस्थित रूप को ही वाक्य कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जिसे किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अ है तो अ एक क्या हो जाएगा, स्वर होता है। स्वर वर्ण जो होता है अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, व्यंजन वर्ण में आता है क ख से लेकर के प फ तक। फिर अस्तः व्यंजन में आता है य र ल व। फिर उष्ण व्यंजन में आता है स तालम स मूर्धन स ह। फिर आता है संयुक्त व्यंजन में अक्ष तरह ज्ञ। फिर आता है अयोगवाह में अंग अह। उसके बाद दिगु में आता है र और ढ। चलिए 4वां क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या होगा, तो यहाँ पे आचार और विचार हो जाएगा। फिर कहता है व्यंजन संधि के उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा उल्लास, संगम, संभावना। व्यंजन संधि देखिए कह रहा है उत जोड़ लास बराबर उल्लास हो जाएगा, सम जोड़ गम बराबर संगम हो जाएगा, सम जोड़ भावना बराबर संभावना हो जाएगा। उपयुक्त संधि विच्छेद से स्पष्ट पता चलता है कि व्यंजन स्वर वर्णों का मेल है, अतः व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि के पहचान में आता है व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। 6 नंबर क्वेश्चन का है समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 7 नंबर, बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का पद परिचय कीजिए, यानी रोटी का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी। कह रहा है सकर्मक क्रिया एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तव्य वाचक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का है रामचरितमानस किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास यानी अवधी भाषा में लिखे हैं। तुलसीदास के अन्य ग्रंथों में देखिएगा तो आता है कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हैं। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है यहाँ से, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए। कह रहा है सी हैज बीन टीचिंग डैश 2015, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंस। फिर आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे डी है पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। फिर आता है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सी आंसर है, सी सैड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए। कह रहा है आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, इसका आंसर हो जाएगा वाज डूइंग। फिर फिल इन द ब्लैंक भरिए। कह रहा है आई ऑफन डैश मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फेबेबल, इसका आंसर हो जाएगा मेक। फिर है फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है ही इज फैट एंड फैवी बट हिज सन इज, आंसर हो जाएगा लीन एंड
थीन मतलब होता है पतला। फिर है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए, इट वाज एन एग्जिटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस, बोथ टीम वेयर वेल मैच्ड एंड फॉट टूथ एंड नेल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसका आंसर हो जाएगा बी, दे प्लेड विथ एवरी वंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। अब यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? आंसर हो जाएगा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, विधायक तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य सीटों वाले राज्यों की संख्या 8 एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक मात्र पुडुचेरी है। फिर आता है यहाँ पे एक सदस्य राज्यसभा सीट वाली राज्य एवं संघीय क्षेत्र में नागालैंड की संख्या 1 है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में भी 1 है और पुडुचेरी में भी 1 ही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश 31 है से भरी जाती है, जबकि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। संविधान के 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों संख्या 250 निर्धारित है, परंतु वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, 225 राज्य से और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, प्लस 12 जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि उच्च कार्य के लिए जो माननीय होते हैं। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं अथवा कर सकते हैं, जो कि देखिए कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित रखते हो। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा सभापति तथा उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा का जो कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा उसको उम्र की सीमा जो है वो 30 वर्ष की है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की है, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की उम्र सीमा है। चलिए, दिया हुआ है लोकसभा संसद का निम्न सदन है, इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो है, जैसे अनुच्छेद 79 संसद का गठन है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन है, अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 105 संसदीय विशेष अधिकार और अनुच्छेद 108 में दोनों जो है सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए, 17वां क्वेश्चन का है संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार का गारंटी देता है? तो आंसर हो जाएगा समता का अधिकार और दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये दोनों हो जाएगा, वरना कि ये दोनों नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है।
चलिए 18वां क्वेश्चन का है निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके जो है कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। कर है किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर उसकी जो है जमानत जो है राशि जब्त हो जाती है। पार्टियों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनाव के प्रचार प्रसार को रोक दिया जाता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है, जबकि अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को स्थापना होने के कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के चुनाव में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो है वो गोवा है, जो कि 1999 में किया गया था। अब आता है वीवीपैट वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल का सब प्रयोग जो है सबसे पहले नागालैंड के चुनाव 2013 में किया गया था। भारत का निर्वाचन आयोग स्थापना के वर्ष में से एक सदस्यीय निकाय प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। फिर बाद के समय 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी से 1 जनवरी 1990 ईस्वी तक में 3 सदस्यीय निकाय बना, परंतु 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक पुनः यह जो है एक सदस्यीय आयोग बना और अंततः 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो श्री राजीव कुमार तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार एवं श्री सुखबीर सिंह संधू हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 19वां क्वेश्चन है दक्षेस यानी सार की वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगा 8। कर है दक्षेस सार की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क में निम्न 8 सदस्य देश शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव हैं। सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहें तो ये 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कह रहा है संगठन और सदस्य देशों की संख्या। विश्व बैंक में कुल सदस्य देश हैं 189, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है 190, यूनेस्को में है 194, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 और G7 में है 7। 20 नंबर क्वेश्चन कर है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की है, आंसर हो जाएगा हरिजन। कह रहे महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, एथिकल रिलीजन। बाल गंगाधर तिलक के केसरी जो कि मराठा भाषा में लिखा गया है और द मराठा ये अंग्रेजी में लिखा गया है, एवं गीता रहस्य है। जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरी कहानी, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय की बुक है। फिर आता है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ और देवी चौधरानी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, ये सारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं। फिर आता है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, सर सैयद अहमद खां भारतीय विद्रोह के कारण, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। फिर आता है महात्मा गांधी की जीवनी के रचनाकार दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन कर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कर है पहला ही सही है, यहाँ पे जो सही नहीं है 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका होना चाहिए 1961 में। ठीक है, देख लीजिए आगे दिया होगा। कर है 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, शेष अन्य कथन सत्य हैं। क्योंकि दहेज निरोध प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बना था, यहाँ पे दे रखा है ना। चलिए देखते हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया जो 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। इसमें 10 धाराएं थी।
धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो 6 माह का जो है कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम के समय पर पर्याप्त संशोधन भी किए हैं। दहेज प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 1984 जो 2 अक्टूबर 1985 से लागू किया गया के अनुसार दहेज लेने या देने के अपराध के लिए सजा 2 वर्ष तथा जुर्माने की राशि 10,000 रुपये कर दी गई थी। इस कानून में दहेज प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा पुनः संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा जो है दहेज संबंधी अपराध के लिए सजा की अवधि 5 वर्ष और जुर्माने की राशि 15,000 रुपये कर दिया गया। इस कानून के द्वारा दहेज संबंधी अपराध को गैर जमानती अपराध बना दिया गया। साथ ही इस कानून के अंतर्गत देश के इतिहास में पहली बार दहेज मृत्यु को एक नए अपराध के रूप में भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित किया गया। इस अपराध के लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, इस कानून को भी प्रभावपूर्ण रूप में लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा दहेज प्रतिबंध अधिनियम अधिकारी नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित किया गया था तथा इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी के समय बनाया गया था, जिसे 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। सती प्रथा का प्रतिबंध जो है वो 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय के प्रयास से दिया गया। फिर आता है 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ जो बाल विवाह से संबंधित है। विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। फिर आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था और घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 में आया था। 22वां क्वेश्चन कर है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 ईस्वी में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के जो है पोंचमपल्ली ग्राम वर्तमान तेलंगाना से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ पर पॉइंट, वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके लिए गांधी जी ने विनोबा भावे को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जो है चुना था। फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सत्याग्रही में प्रथम हो जाएंगे विनोबा भावे, द्वितीय हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है पॉइंट, विनोबा भावे को वर्ष 1958 में जो है रेमन मैग्सेसे तथा वर्ष 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी द्वारा किया गया और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने पहली बार भू हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आजाद दास्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में की थी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। 23वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। कह रहा है शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक विशेषताएं संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान है। एकात्मक सरकार की विशेषता में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं तथा समस्त शक्तियों केंद्र में निहित होगी। नेक्स्ट बात आता है संघात्मक सरकार के उदाहरण अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। एकात्मक सरकार के उदाहरण में ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान है। भारत ने संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में की है। स्थानीय स्वशासन का वर्णन जो है 11वीं अनुसूची में है। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन का वर्णन संविधान की 12वीं अनुसूची में की गई है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है तथा विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में 6 राज्यों में
विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश जहाँ पे 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। विधान परिषद की जो है किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। राज्य का उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा होते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है यदि वह 60 दिनों तक बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित होंगे। 25वां क्वेश्चन करना है, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कह रहा है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल अपने पद पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल MM जैकब थे। वे मेघालय के राज्यपाल थे। उन्हें 1985 से 2007 तक कुल 11 वर्ष 293 दिन सेवा की है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने जो है शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए 27वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण द्वारा सन 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहे थे। दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी के द्वारा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। वाजपा की स्थापना 1984 में जो है काशीराम द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ था। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था एवं मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1761 ईस्वी में अंग्रेज ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया था। अब आता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन और वर्ष देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1771 में। फिर आता है यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री। सबसे पहले पुर्तगाली कोची में स्थापना किया 1503 में। फिर आता है डच जो है मछलीपट्टनम में 1605 में। फिर आता है अंग्रेज मछलीपट्टनम 1611 में। फिर आता है डेनिश ट्रावनकोर 1620 में। फ्रांसीसी सूरत 1668 में किया था। 30वां क्वेश्चन है, सूफी जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम संत के नाम से। सूफी जिन आश्रम में निवास करते हैं उन्हें जो है खानगाह कहा जाता है। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग जो है अबू हासिम ने किया था। फिर आता है सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करने वाले लोगों को मुरीद कहा जाता था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। इसका मुख्य केंद्र अजमेर राजस्थान था।
चिश्ती सिलसिला के संत बख्तियार काकी ने शिष्य बाबा फरीद थे तथा बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख अलीम चिश्ती और अमीर खुसरो थे। सूफी के आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। फिर आता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरवर्दी सिलसिला की स्थापना जो है शेख सियाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बकरुद्दीन जाकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरवर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिला की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। नेक्स्ट है कदारी सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने जो है बगदाद में की थी। भारत में कदारी सिलसिला के प्रवक्ता जो है मोहम्मद गौस थे। कदारी सिलसिला या सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन शहीद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शांति भंग करने वाले देश की सरकार को बर्खास्त करना। ये यहाँ पर सही नहीं है। कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध को रोकना था। राष्ट्रसंघ के संस्थापक अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जेनेवा में है। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रसंघ में सुधार कर यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा की गई। यूएनओ के महासभा को विश्व लघु संसद कहते हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शास्त्रीकरण की स्पर्धा को रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर 1968 में की गई। भारत परमाणु अग्रसार संधि का हस्ताक्षर नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म जो है लुम्नी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम गुरु जो है अलार कलाम तथा दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवना जो है ब्लावास्की तथा कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने की थी। भारत में 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडियार मद्रास में खोला गया था। नेक्स्ट 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्यता बनी। वे 1893 में भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल लीग के तर्ज पर भारत में होम रूल लीग आंदोलन वर्ष 1916 का नेतृत्व किया और वर्ष 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्षता बनी थी। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कह रहे ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया। विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना किया। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना ये 1916 में और ये किए थे महाराष्ट्र में। ये चीज़ याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में। राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज 1815 में। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को का जो है ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। चलिए कह रहा है स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। जुलाई 1936 से लगभग 3 वर्षों तक चलने वाला स्पेनिश युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है ड्रेस रिहर्सल कहा जाया है। 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 की स्थापना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाली अंतिम देश जापान था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर जो है 6 अगस्त को गिरा था लिटिल बॉय, और हिरोशिमा पर नागासाकी पर जो गिरा था 9 अगस्त को, वहाँ फैटमैन को अमेरिका वायुसेना द्वारा जापान पर गिराया गया परमाणु बम था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सेराजेवो हत्याकांड था। प्रथम विश्व युद्ध में कुल देशों 2 भागों में बटे थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड थे, जापान, फ्रांस, रूस और यूएसए, जबकि धुरी राष्ट्र में हंगरी, तुर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बुल्गारिया, और यह मित्र राष्ट्र के साथ ही अपना देश जो था भारत शामिल था, क्योंकि उस समय में भारत क्या था, अंग्रेजों का अधीनस्थ था, तो इसीलिए इसमें मित्र राष्ट्र के साथ शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। चलिए 35वां क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद की गई थी। देशबंधु नाम जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जो है जाना जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल उच्च वर्गों के लिए नहीं, यह कथन चित्तरंजन दास का था। वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जमसिंद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया गया था। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कर है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के दौरान। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधु द्वारा शुरू किया गया था। के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों के एकता के रूप में देखा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ, जो गांधी जी का भारत की भूमि पर पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया यानी 3/20 पद्धति के खिलाफ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 240 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी को डरबन से पिटोरिया जाने वाली ट्रेन में रंगभेद की नीति के कारण 7 जून 1893 को जबरन ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से जो है धक्के देकर पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या गया, उतार दिया गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। कह रहा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अमेरिका ने जिस सत्ता की स्थापना की उसमें पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ, परंतु समिति स्तर पर ही रही। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी 1773 की घटना थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद काले लोगों तथा महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। अमेरिकी क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी क्रांति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जातीय समानता और धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पेरिस की संधि 1783 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी क्रांति के समय नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये हो गया है। फिर आता है, राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी के जो है जूरी विधेयक को घोर विरोध किया। सती प्रथा खत्म करने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पेंटिंग ने जो है सलीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन करें, निम्न में से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? तो आंसर हो जाएगा खान बहादुर अब्दुल गफार खां का। राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। वायुवीर पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आंध्र केसरी जो है टी प्रकाश सम को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। दीन बंधु CF एंड्रूज को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। फिर आता है स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। अंकल हो ची मिन को। सुपर कैट क्लैब लॉयड को। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को। मैडम क्यून महारानी एलिजाबेथ प्रथम को कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सिरोजेवा हत्याकांड था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण राष्ट्र 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र अभी ऊपर पढ़े ही हैं, इंग्लैंड है, जापान है, USA है, रूस है और फ्रांस है। जबकि धुरी राष्ट्र में हंगरी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा और इटली हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश जो है भाग लिए थे। 42वां क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। फिर आता है देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। शहीद दिवस 23 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। फिर आता है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। 43वां क्वेश्चन है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वो है? आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अब देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापन के लिए। रेन गेज वर्षा की माप के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप की माप के लिए। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व की माप के लिए। हैग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता की माप के लिए। फायदोमीटर समुद्र की गहराई की माप के लिए। एनीमोमीटर हवा की गति की माप के लिए। आमीटर विद्युत धारा की माप के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता माप के लिए। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है वह है? आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। कह रहा है ओजोन मंडल सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की मोटाई जो है वो डॉप्सन में मापी जाती है। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षोभ मंडल सबसे निचले मंडल है। मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होती है। गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित है। उल्कापिंड मध्य मंडल में नष्ट हो जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, एक मिनट इसको मिटाइए। कुछ इंपॉर्टेंट देख रखें।
दे रखा है पोंचम पाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक में है। काकरापारा परियोजना तापी नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। भीमा परियोजना पावना नदी महाराष्ट्र में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब में है। तुलबुल परियोजना झीलम नदी जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। जायकाबारी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट जी क्या हो रहा है। 46वां क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है। आंसर हो जाएगा 0.03%। नाइट्रोजन की मात्रा 78% जो कि सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93%, हाइड्रोजन, फिर नियॉन, फिर हीलियम, ये यहाँ पे दे रखा है। इसी सीक्वेंस में हमारे वायु में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। प्रति विषुवतीय धारा की जो है स्थिति उत्तर तथा दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के मध्य है। पूर्व में गिनी तट तक इसका अस्तित्व रहता है, इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। महासागरीय धारा की दिशा के एकमात्र अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जहां इनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म होती है तथा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है महासागरीय धारा जो है कॉरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है गर्म जलधारा, कह रहा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, सुसीमा जलधारा, अलास्का जलधारा, अल्नीलो जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, ये सब गर्म जलधारा है। फिर आता है ठंडी जलधारा, क्यूराल जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, बेंगोला जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। आंसर हो जाएगा आइसोबार। आइसोबार क्या है? समान दाब वाले जो है स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबार है। फिर आता है कंटूर्स, यह है समान समुद्र सतह से ऊंचाई मापने वाला। फिर आता है आइसोथर्म, समताप हो जाएगा। आइसोहाइट, समान वर्षा। आइसोबात, समान सागरीय गहराई हो जाएगा। फिर आएगा आइसोहेलाइन, ये समान लवणता हो जाएगा। आइसोनीफ, समान हिम हो जाएगा। आइसोनेफ, समान मेगा छादन हो जाएगा। आइसोकलाइन, ये समान चुंबकीय नीति की रेखा हो जाएगा। आइसोब्रांट, ये तरित झंझावत हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा उत्पादक। कह रहा है जो उत्पादक पर निर्भर होता है उसे उपभोक्ता कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि है। द्वितीय उपभोक्ता मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, मनुष्य है। तृतीय उपभोक्ता बाघ, शेर, चीता है। अपघटन अपना जीवन निर्वाहन उत्पादन एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है नदी जो पूर्व से पश्चिम की प्रवाहित नहीं होती है वो है। आंसर हो जाएगा चंबल। कह रहा है प्रश्न में दिए गए शेष नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। चंबल को पौराणिक नाम जो है चमड़ावती यानी चमरनवती है। इसकी सहायक नदी बनास, मेज, काली, सिंध, पार्वती, छिपड़ा आदि है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जाना पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। फिर आता है माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर आता है नर्मदा
बिंध तथा सतपुरा के मध्य से होकर बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। 51वां क्वेश्चन है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है वो है, आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई वायु संतृप्त हो उसे उष्णांक बिंदु कहते हैं। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। द्रव के प्रवाह को वेंटुरी मीटर से मापते हैं। सापेक्ष आर्द्रता में व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। 52वां क्वेश्चन है प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा पेंजिया। कार्बोनिफेरस युग में सारे स्थलखंड आपस में जुड़े थे, जिसमें स्थलखंड को पेंजिया तथा महासागर को पेंथालासा कहा जाता था। अंतिम जुरेसिक युग में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। लॉरेशिया या अंगारा लैंड तथा गोंडवाना के स्थलीय भाग के बीच एक उथला एवं संकीर्ण महासागर का निर्माण हुआ, जिसे तेथिस सागर कहा गया है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में हैरी हेस ने किया था। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भूपटपट्टी अनेक छोटे बड़े प्लेटों में विभक्त हुए। अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट तथा अटलांटिका प्लेट की ये 6 बड़ी प्लेटें हैं। फिर आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। स्पेन तथा फ्रांस के मध्य पिरीनीज पर्वत सीमा बनाती है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। 53वां क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, आंसर हो जाएगा सियाल सीमा निफे। ठीक है, पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रस्ट सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। फिर आता है मेटल सीमा होता है यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, तथा क्रोड होता है निफे, जो कि नियॉन और फेरस नामक से भी जाना जाता है। मेटल के ऊपरी भाग को स्फेयर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसीलिए इसे स्थलीय गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है, इसीलिए जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। सियाल में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सीमा में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। निफे में निकेल तथा फेरस की अधिकता होती है। पृथ्वी के औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति cm³ है। पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी के ऊपरी प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटाता है। पृथ्वी की आकृति जियोड है। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व वह ज्वालामुखी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। 54वां क्वेश्चन है प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। कह रहा है इस प्रदेश को रूम सागरीय जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा का अधिकांश भाग शीतकाल में ही प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को उनके फलों की खेती के लिए दुनिया के बागों के रूप में जाना जाता है। यह जलवायु प्रदेश नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी आदि रसीले फलों तथा ओक, चेस्टनट, वालनट, साइप्रस तथा सीडार आदि वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के प्रसिद्ध वन हैं जैतून, पाइन इत्यादि। रेडियर टुंड्रा क्षेत्र की प्रमुख पशु है। टुंड्रा क्षेत्र के निवासी को एस्किमो कहते हैं। फिर आता है टुंड्रा क्षेत्र 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर का क्षेत्र होता है। सवाना प्रदेश का जलवायु आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय है। सवाना प्रदेश का प्रमुख जानवर हाथी, घोड़ा, तेंदुआ इत्यादि है। टैंगा प्रदेश में लोमड़ी, मिंक, समूर और साइबेरियन क्रेन जैसी जीव पाए जाते हैं। 55वां क्वेश्चन है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था, आंसर हो जाएगा 1954 में।
पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पंचशील समझौता के तहत अपनाए गए 5 सिद्धांत थे, जो है पहला। दूसरा हो जाएगा एक दूसरे के क्षेत्रों की संप्रभुता का परस्पर सम्मान करना। तीसरा हो जाएगा एक दूसरे का जो है आक्रमण नहीं करना। यहाँ तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। नेक्स्ट पॉइंट है 1955 ईस्वी में बांडुंग सम्मेलन हुआ था, जिसमें गुट निरपेक्ष शब्द सामने आया था। 56वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस हो गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस हो गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस हो जाएगा। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हो जाएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस हो जाएगा। उसके बाद 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपया का नया प्रतीक चिन्ह जो आर दे रखा है किसने तैयार किया है? तो आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार द्वारा। भारतीय रुपया का नया प्रतीक 2010 में डी उदय कुमार, जो कि IIT मुंबई ने दिया था। 1 रुपये के नोट से ऊपर की सारी मुद्रा RBI गवर्नर के हस्ताक्षर से होता है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 से आरंभ है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट के ऊपर की सारी मुद्रा RBI गवर्नर के हस्ताक्षर से होते हैं। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। मुद्रास्फीति में लेनदान ऋणी को लाभ तथा देनदार को हानि होता है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। एक 1949 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1991 में। 2 चरणों में किया गया है। अभी तक भारत में 3 बार जो है मुद्रा विमुद्रीकरण किया गया है। 1946 देश आज़ाद होने से पहले किया गया था। 1978 देश आज़ाद होने के बाद प्रथम मुद्रा विमुद्रीकरण किया गया। फिर 2016 में देखिए तो नवीनतम मुद्रा विमुद्रीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 किया गया। सर्वप्रथम 1987 में भारतीय मुद्रा 500 का महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नर YB रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाली नोटों के निर्गमन वर्ष छापना शुरू किया। फिर आता है रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख एवं प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ, जो कि ब्रिटिश थे। फिर आता है सबसे महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत की नई मुद्रा पर विशेष प्रतीक चिन्ह देखिए। 10 रुपये के नोट पर जो है सूर्य का मंदिर है। 20 रुपये का नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 यानी 50 रुपये के नोट पर हम्पी है। 100 रुपये की नोट पर रानी का बाव है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला है और 2000 के नोट पर मंगलयान है, जो कि अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली जिला में स्थित है। फिर आता है शांत घाटी, तो होगा केरल में। ठीक है, शांत घाटी यदि पूछ ले तब याद रखिएगा केरल में। भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है। धरती का स्वर कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। लीची का नगर ये कहा जाता है देहरादून का। पर्वतों का रानी मसूरी को। वन नगरी देहरादून को। सूर्य नगरी जोधपुर को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। अरब सागर की रानी कोचिंग को। मंदिरों एवं घाटियों का नगर वाराणसी को। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और शांत घाटी ये कहा जाता है केरल को। ठीक, चलिए 59वां क्वेश्चन देखते हैं। अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा सरोदा से। अमजद अली खां, अली अकबर खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा का संबंध सरोदा वादक से था। सितार वादक में आता है पंडित रवि शंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां। बीना से आता है बदरुद्दीन डागर, पी दौरो स्वामी अयंगर। फिर आता है वायलिन से डॉक्टर N राजन, TN कृष्णन। फिर आता है L सुब्रह्मण्यन। फिर आता है संदूर वादक से शिव कुमार शर्मा। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तबला से जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, गुदई महाराज और सुखविंदर सिंह।
जिसमें से जाकिर हुसैन को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा जीन हेनरी ड्यूनेट। चलिए इसका डिस्कशन जो दे रखा है, कर रहा है रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट थे, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस को अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार 1917 में, 1944 में, 1963 में मिल चुका है। फिर आता है क्रेस्मोग्राफ का खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्रेस्मोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने का एक उपकरण है। फिर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा था, तो उनकी बेटी भारत रत्न ग्रहण करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? आंसर हो जाएगा अरक्ता, यानी ए आंसर हो जाएगा। कर अरक्ता रोग आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट दे रखा है, गंडमाला आयोडीन की कमी से, क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से, प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से, हाइपोकैलमिया पोटासियम की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी आंवले में पाए जाते हैं। बेरी रोग विटामिन B1 यानी थायमिन के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर है, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन एडेक यानी ADEK होता है। विटामिन का खोज जो है फंक ने किया है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। 62वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? आंसर हो जाएगा रजत मीन। रजत मीन जो है वह वास्तविक मछली नहीं है। रजत मीन एक जो है कीट है। अवास्तविक मछली के उदाहरण हैं, देखिए जैसे अवास्तविक मछली में हो जाएगा सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश। वास्तविक मछली में आता है समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, शार्क, डार्क फिश। मोलेस्का संघ में आता है सीप, मोती, ऑक्टोपस। नेलेडा संघ में आता है जोक, केचुआ, नेरिस। ऑर्थोपोडा संघ में आता है मच्छर, तिलचट्टा, केकड़ा, मक्खी। चलिए 63वां क्वेश्चन कह रहा है, फल के रस के जो है खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान CO2 गैस पैदा होती है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है, जिसको आमतौर पर एसिटिलीन कहते हैं। फिर आता है प्राकृतिक रूप से फल को पकाने वाला हार्मोन गैस इथिलीन है। मीथेन गैस CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं। धान के खेत तथा जानवरों की जुगली में मीथेन गैस निकलती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को जलाने के बाद पानी बनता है। ऑक्सीजन गैस की खोज 1772 ईस्वी में प्रिस्टले और सीले के द्वारा किया गया था। फिर आता है O2 को प्राण वायु कहते हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। सोडा वाटर से CO2 गैस जो है निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। 64वां क्वेश्चन कह रहा है, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। आंसर हो जाएगा सूल में। कह रहा है कैक्टस के कांटे तना का रूपांतरण होता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद एवं चट्टान की सतह पर उगने वाले पौधे को सैलोभिद यानी लिथोफाइट्स कहा जाता है। फिर आता है नागफनी तथा केजुराइना पर्णकाय स्तंभ का उदाहरण है। घटपर्णी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने पत्तियों का रूपांतरण घट आकार के कर लेते हैं, ताकि छोटे कीटों का आकर्षित कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। घटपर्णी पौधे कीटभक्षी होते हैं। कंटक स्तंभ नींबू तथा बोगेन पितिया में पाए जाते हैं। आलू और प्याज तना के उदाहरण है। मूली गाजर जो है जड़ का रूपांतरण है।
नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन का है शीत निष्क्रियता पाई जाती है, आंसर हो जाएगा मेडको में। शीत निष्क्रियता होता क्या है, तो कुछ जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान इनकी सक्रियता उपापचयी क्रियाओं एवं अन्य जैविक क्रियाओं मंद हो जाती है, इसे ही शीत निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू हो जाएगा। फिर आता है ग्रीष्म निष्क्रियता। कुछ जीव ग्रीष्म ऋतु के कुछ प्रभाव के लिए ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान इनकी सक्रियता उपापचय क्रिया एवं अन्य जैविक क्रियाएं मंद हो जाती है, इसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय कछुआ हो जाएगा। कह रहे मछलियों में 2 हृदय कक्ष होता है, जिनमें एक आलिंद और एक निलय होता है, और मनुष्य में कितना होता है, तो 4 यहाँ पर दे रखा है। मेढकों में 3 कक्षीय हृदय होता है, जिनमें 2 आलिंद एक निलय होता है। मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होता है, आलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 66 में क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठकों द्वारा। कह रहा है फेफड़ों का कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह से वातावरण में छोड़ना होता है। फेफड़ों एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इसके शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रक जो है मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लोंगाटा भाग से होता है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। श्वसन तंत्र का भाग में देखिएगा तो आता है नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रेकिया और ब्रोकेंस आता है। 67 में क्वेश्चन कर है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, आंसर हो जाएगा समसूत्री में। कर है लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मक का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह जो विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समसूत्री विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान अनुवांशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण होती है। सूत्री विभाजन का एक जो है महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। फिर आता है समसूत्री और अर्ध सूत्री विभाजन में अंतर। यहाँ पर दे रखा है समसूत्री और यहाँ पर दे रखा है अर्ध सूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री में कह रहा है यह विभाजन जो है कायी कोशिका में होती है, जबकि अर्धसूत्री में यह विभाजन जनन कोशिका में होती है। समसूत्री में है इस विभाजन में कम समय लगता है, जबकि इसमें है जो है अधिक समय लगता है। फिर आता है समसूत्री में इस विभाजन के दौरान एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 कोशिकाएं बनती है। फिर आता है संतति कोशिका में जनन जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, जबकि इसमें देखिए तो संतति कोशिका में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण विविधता होती है। फिर आता है इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी जो है प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि इसकी प्रोफेज अवस्था जो है वह लंबी होती है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है, आंसर हो जाएगा गुर्दा एवं फुसफुसी। कर रहा है गुर्दा एवं फुसफुसी पाचन ग्रंथियां नहीं है। बाकी यहाँ पे यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि और यहाँ पे यकृत, ये सारा क्या है पाचन ग्रंथियां हैं। ब्रिक की क्रियाएं जो है इकाई वो नेफ्रॉन होता है। ब्रिक का वजन 140 ग्राम होता है। यकृत का वजन 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में ही होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है। अग्नाशय में बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग बेस्ट के द्वारा किया गया था। मनुष्य में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार का पीएच मान जो होता है वह 6.6 होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिक ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन तथा थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ए और ये
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी टी थायमिन के साथ जुड़ा है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है। डीएनए में थायमिन को आरएनए में यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। डीएनए का पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम जो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए तथा आरएनए अनुवांशिक जीन है। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज एलेक जेफ्रेज द्वारा किया गया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लगाने का श्रेय लालाजी सिंह को जो है जाता है। ने 70वां क्वेश्चन कर रहा है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो आंसर हो जाएगा एमोनोटेलिक में। कह रहा है जिस प्रक्रिया से एक टेडपोल एक वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे कायांतरण कहा जाता है। फिर आता है एक मेढक अंडे देता है जो कुछ दिनों में टेडपोल बन जाते हैं। टेडपोल की थायराइड संधि में उपस्थित हार्मोन काइनन रॉक्सिन में कायांतरित की प्रक्रिया शुरू करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। मेढक के हृदय में 2 आलिन एक नीले यानी 3 कोष्ठीय होता है। मेढक बाह्य निषेचन जो है पाया जाता है। मेढक में ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता होती है। 71वां क्वेश्चन का है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर अंगूठा चालक पर लगने वाला बल को दिखाता है तो माध्यमा विद्युत धारा को दिखाता है और तर्जनी जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अगर अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो बीच की उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करती है। डायनेमो जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ओम का नियम जो होता है वो भी बराबर जो क्या होता है आई आर। भी क्या है वोल्ट है। आई क्या होता है विद्युत धारा और आर होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। चलिए 72वां क्वेश्चन कर रहा है एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है। निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो वह सीधा होगा। कह रहा है अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस की अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं एवं इसकी जो है प्रकृति धनात्मक प्लस भी ई मतलब प्लस में होता है। ठीक है। फिर उत्तल लेंस की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी एवं उल्टा होता है। आवर्धन अवतल दर्पण में आवर्धन बीम की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। 73वां क्वेश्चन है F बराबर R/2 मान्य है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है। F बराबर क्या होता है फोकस। ठीक है। और R क्या होता है उसका आधा बाय 2 हो जाएगा। अवतल दोनों में होता है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। सपोज करिए ये एक गोला है। ठीक है। ये गोला का यदि ये ध्रुव है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको यहाँ से मिटा दे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये मान लीजिए ऐसे है तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। यदि इस भाग को पॉलिश कर दिए हैं तब तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। और इसके बीच में क्या होता है? फोकस होता है। तो यही आर बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 हो जाएगा। ठीक। चलिए दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। अगर किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई से कम से आधी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी चाल से चलेगा तो दर्पण से उसका प्रतिबिंब
2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़क पर लगा परावर्ती बल्ब, साइड मिरर इत्यादि में किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आंख नाक की जांच डॉक्टर करते हैं। 74वां क्वेश्चन कर रहा है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, आंसर हो जाएगा ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि क्या है? एक अनुधारी तरंग है। ध्वनि की माप जो है वो डेसिबल में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति f, गति v के बीच वेग संबंध v बराबर क्या होगा? f मल्टीपल लैम्डा और v बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता और जड़त्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करता है, प्रसार के माध्यम पर नहीं करता है। दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होता है, जबकि प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भार का मान पृथ्वी तथा चंद्रमा पर घटता बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान जो है परिवर्तित नहीं होता है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। 75वां क्वेश्चन कर रहे हैं रॉकेट डाइस के सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही उसका विनाश। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित किया जा सकता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभाव से प्राप्त होती है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय गति से संबंधित है। न्यूटन का तृतीय गति क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। फिर आता है संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है, दो गेंद आपस में टक्कर मारती है तो अचानक क्या होगा? रुक जाती है। रॉकेट परनोद। फिर आता है वेंटूरीमीटर, बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। तेज आंधी के कारण टीन की छत उड़ जाने भी बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है, ये मान डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। एवोगाड्रो का मान क्या होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल के पावर -1 होता है। पदार्थ के कण को मोल में मापा जाता है। 76वां क्वेश्चन है एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? फोकस से गुजरती है। कह रहे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तन के नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ मान लीजिए कोई समतल है और यहाँ पे कोई आपतित किरण आ रहा है, परावर्तित हो रहा है और बीच में लंब डाल रहे हैं, तो तीनों क्या है? एक ही तल में है। ये हो जाता है I, ठीक है, और ये क्या होगा? R हो जाएगा। कोण, आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। यही है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण के बराबर होगा। टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेविंग मिरर आमतौर पर चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग या उपयोग करते हैं। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। दर्पणों को कलई सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। 77वां क्वेश्चन करें एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है, तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्नलिखित में से किससे होगी? तो आंसर हो जाएगा दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है जहाँ μ0 एक स्थिरांक है जिसे वायु निर्वात की परागम्यता कहते हैं। μ0/4 पाई -10⁻⁻7 न्यूटन बाई एम्पियर है। I विद्युत धारा है तथा B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र से स्पष्ट है कि T का मान 2I होने पर B का मान भी 2B हो जाएगा। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन है किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर हुआ है? आंसर हो जाएगा C। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। लेंस की शक्ति क्षमता 1/f, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है +0.5 डायोप्टर बराबर क्या 1/f हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा? 10/5 यानी f बराबर 2 मीटर हो जाएगा।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायप्टर में मापते हैं। और लेंस की फॉर्मूला क्या होता है? वहाँ पे यदि दर्पण में पूछे तब प्लस हो जाएगा और लेंस में होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है। और दर्पण में होगा तब ये क्या हो जाता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। फिर आता है 3वां क्वेश्चन, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे b 1/√3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है वेग का ऐसा है मात्र मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण है। वेग एक क्या है? सदिश राशि होती है। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम है। इस्पात, लोहे, निकेल का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार जो होता है लेड, टीन का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल होता है। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। पीतल जो होता है वो तांबा, जिंक का मिश्रण होता है। सोल्डर, टिन, सीसा का मिश्रण होता है। कृत्रिम सोना तांबा, एल्युमिनियम होता है। बेल धातु यानी घंटी धातु जिसे हम कहते हैं वो कॉपर, टिन का बना होता है। 82वां क्वेश्चन है, विलियम का सांद्रता व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा मोललता। ठीक है, कह रहा 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलायक के मोल की संख्या उस विलायक की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर होता है विलेय की मोल की संख्या बटा विलायक की द्रव्यमान गुने 1000। और मोलरता, देखिए मोललता अलग होता है और मोलरता अलग होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है विलेय में मोल की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो बिलियन का सांद्रता जो होता है वो विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान गुने 100%। विलियम 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ समांगी मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। दूध क्या है? पायस का उदाहरण है। किसी विलायक में विलेय की कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेमी से कम होती है, अतः इन कणों की सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शित होता है। एल्कीन्स का समान सूत्र क्या होता है? तो होता है CnH2n, इसका याद रखिएगा CnH है 2n। एल्कीन का समान सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अब आता है कार्बन यौगिक समान सूत्र। एल्केन पैराफिन का CnH2n+2 होता है। एल्कीन ओलिफिन का CnH2n होता है। एल्काइंस का CnH2n-2 होता है। एल्काइल हैलाइड का CnH2n+1 होता है। एल्कोहल का क्या होगा? CnH2n+O2 होता है। ईथर का CnH2n+O2 होता है। एल्डिहाइड का व कीटोन का CnH2nO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का CnH2nO2 होता है। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन का CnH2n+1 NH2 होता है। कार्बोहाइड्रेट का CxH2OY होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंधित होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु 2 या 3 बांधित होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। त्रिआवंत कार्बन 2 कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक कार्बन त्रिआवंत वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एल्कीन असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट का जो क्या है उदाहरण है। 84 में दे रखा है फार्मूला MnO2+4HCl जो बनेगा किसमें बनेगा? MnCl2+2H2O+Cl2 उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। इसका होगा MnO2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 85वां क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। आंसर हो जाएगा GM गणक। कह रहा है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य रूप से जो उपलब्ध यंत्र है ग्रेगर मोलर गणक हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व को एक्टाइनाइट में रखा गया है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो समस्थानिक से मृत पेड़ पौधे जानवरों की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु की गणना की जाती है। रेडियो सक्रिय किरण अल्फा बीटा गामा है।
रेडियो सक्रिय तत्व विघटित होकर सीसा में बदल जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण को जो है मापा जाता है। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजिक दोनों आबंध होते हैं? तो H2O में होता है। सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन का है इलेक्ट्रॉनों के शेयरों से बनने वाले रासायनिक बंध है, और आयनिक बंधन होता है एक रासायनिक बंध जिसमें एक परमाणु एक धनात्मक आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और दूसरे परमाणु एक इलेक्ट्रॉन आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। इसका निम्न गलनांक होता है और इसका उच्च गलनांक होता है। इसमें निम्न ध्रुवता होता है, इसमें उच्च ध्रुवता होता है। इसमें समान विद्युत ऋणात्मक वाली दो अधातु के बीच निर्मित होता है, और ये जो है एक धातु और एक अधातु के बीच होता है। दे रखा है CaCl2 में आयनिक बंधन होते हैं, NH3 में सहसंयोजक यौगिक होते हैं, HCl में सहसंयोजक बंधन होते हैं। फिर आता है Na2SO4 × 10H2O को जो है ग्वाटर साल्ट भी कहा जाता है। 87वां क्वेश्चन कर रहा है, द्रव में होता है, आंसर हो जाएगा नियत आयतन, अनियत आकार एवं जो है असंकोचन। कह रहा है नियत आयतन, नियत आकार, अत्यधिक संकोचन ठोस में होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव अपना आकार बदल लेती है जबकि आयतन नियत रहता है। द्रव का घनत्व गैस से अधिक तथा ठोस से कम होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है वो है बोस-आइंस्टीन संघनित। 88वां क्वेश्चन है, एक रंगीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनाता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। गैस Y क्या हो जाता है? तो ये होता है NO2। कह रहा है एक रंगीन, यहाँ यही दे रखा है। फिर आता है लेड नाइट्रेट के प्रबल ताप के परिणाम स्वरूप भूरी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष निकलता है। एक अपघटन अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक अभिक्रिया दो या अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। 89वां क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता कार्बन 5880 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा आधा हो जाती है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4वां भाग हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 11600 वर्ष में। ये यहाँ पे सूत्र होता है n बराबर n0 × 1/2 के पावर n हो जाता है। प्रश्नानुसार n बराबर n0/4 यहाँ पे देखिए दे रखा है, और ये इसका अर्ध आयु संख्या निकाल दिया है। n बराबर 2 अर्ध आयु संख्या विघटित होने का समय है। अर्ध आयु संख्या जो है गुण्य अर्ध आयु यहाँ पे दे रखा है, इसका 2 से मल्टीपल कर दिया है, इसका ये निकल गया है। 90वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो सबसे पहले निकलता है नेफ्थॉन, फिर डीजल ऑयल, फिर केरोसिन। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। पेट्रोलियम को काला सोना, द्रव सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को रॉयक ऑयल भी कहते हैं। ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में मापा जाता है। गैसोहॉल पेट्रोलियम तथा एल्कोहल का मिश्रण है। विश्व का पहला तेल कुआं जो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बे है और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन 10 को दे रखा है। 22/7 एक मानक संख्या है, किसका हो जाएगा? तो परिमेय का। 22/7 किसकी मान है? ये पाई का मान है। फिर आता है यदि 5 अवलोकन x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का औसत मान 11 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। करा यदि x बराबर 2 के पावर q गुने 3 गुने 5 के पावर स्क्वायर, y बराबर 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर q, तो मौसम x/y होगा, आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनकी परिधि क्या होगा? आंसर हो जाएगा 22। फिर आता है log 10 के पावर 8 2 log 10 के पावर 2 माइनस log 10 के पावर 32 प्लस log 10 के पावर 5 समान है, तो आंसर हो जाएगा इसका D 1 माइनस log 10 के पावर स्क्वायर। नेक्स्ट है समीकरण रूट अंडर एक्स के बट्टा 1 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 2 के पूर्णांक 1/6 के मूल क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 9/13 या 4/13।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 97 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b जहां a ग्रेटर देन b का हम निकाल सकते हैं, HCF हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा। फिर आता है 99वां क्वेश्चन, यदि a बराबर √5 + 1 बट्टा √5 - 1 और b बराबर दे रखा है ये, तो इसका a और b का मान निकाल लीजिएगा। तो इसको मल्टीपल करिएगा √5 से और ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा, इससे निकल जाएगा दोनों का वैल्यू। फिर इसका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, इसका आंसर b आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, करें एक ठोस धात्विक बेलन का आधार त्रिज्या 3 सेमी एवं ऊंचाई 5 सेमी, इसे पिघलाकर एन ठोस कोण शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1 सेमी एवं आधार का त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, तो एन का मान क्या होगा, डी हो जाएगा 13,500। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट जो है सेट आएगा उसमें। देखिए इसमें 63 सेट जो दे रखा है, अब मुश्किल से मुश्किल 3-4 सेट बचा है, ठीक है, क्योंकि शुरू का जो देखिएगा 500 क्वेश्चन का जो डिस्कशन वाला सेट था उसमें 5 सेट काउंट किया हुआ है, उसके अनुसार से 63 सेट हो रहा है। तो आप लोग का यदि ये 40वां सेट है तो ये समझिए कि ये 50वां से 55वां सेट आसपास ये चल रहा है, ठीक है। 4-5 सेट और है इसमें बचा हुआ, ज़्यादा सेट नहीं बचा है, उसको भी हम 2 दिन में कंप्लीट करा देंगे तो ये बुक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि कम समय में बेस्ट रिवीजन हो सकते हैं। उसका 63 प्रैक्टिस सेट यदि कंप्लीट कर लेता है तो हम गारंटी के साथ बताते हैं आपको, जो एग्जाम होने वाला है बिहार सिपाही का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।